हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है भाई? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। पिछले क्लास में हम देख लिए थे कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है और सेमी कंजर्वेटिव मेथड से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। कहने का मतलब है कि ये हो गया अपना डीएनए का स्ट्रैंड और जब इसका अनवाइंडिंग होता है तो ये दोनों डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं और इसपे न्यू डीएनए स्ट्रैंड इसमें न्यू डीएनए एक स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है। इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब बात आता है कि प्रोकैरियोट्स में कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है और यूकैरियोटिक में डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। आपको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, प्रोकैरियोटिक डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इस तरह से है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। अब यहां से डीएनए रेप्लिकेशन जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या पॉइंट ऑफ इनिशिएशन या पॉइंट ऑफ इनिशिएशन या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जैसे मान लेते हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या पॉइंट ऑफ इनिशिएशन ये पॉइंट ऑफ इनिशिएशन या इसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन या पॉइंट ऑफ इनिशिएशन वो पॉइंट है डीएनए में जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो इस चीज को पहचानने का काम करते हैं बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर्स। क्या इनिशिएशन फैक्टर्स? और जो अनवाइंडिंग होती है ना डीएनए की, ये अनवाइंडिंग के लिए बहुत सारे एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक एक करके हम देखेंगे। तो मान लेते हैं ये अपना डीएनए और डीएनए का ये डबल स्ट्रैंड है। क्या है? बैक्टीरियल डीएनए का ये डबल स्ट्रैंड है, ये वाला कुछ इस तरह से होता है। ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। जिस पॉइंट से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उस पॉइंट को ओरिजिन ऑफ इनिशिएशन या पॉइंट ऑफ ओरिजिन या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो मान लेते हैं इस पॉइंट से डीएनए रेप्लिकेशन होना है तो सबसे पहले तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड है सर्कुलर मॉडल में, इसको तो सर खुलना होगा। ये जब ओपन होगा इस तरह से करके, तब ये जब ओपन होगा तो इस पे एक न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा और ये ओपन होगा तो इस पे एक न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। तो बात आता है कि सर ये दोनों स्ट्रैंड को खोलेगा कौन? दोनों स्ट्रैंड का ओपन होना कहलाता है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। क्या कहलाता है? अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं हेलिकेज एंजाइम। क्या? क्योंकि डीएनए को तोड़ना है, डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड करना है, इसको ओपन करना है, तो वहां पे डीएनए हेलिकेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या? डीएनए हेलिकेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा। देखो ये डबल स्ट्रैंडेड और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ये जो ओपन करने का काम करेगा, दोनों डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करने का काम करेगा, वो कौन होगा? डीएनए हेलिकेज। कौन होगा? डीएनए हेलिकेज। देखिए ये दो अगर स्ट्रैंड ऐसे खुलेंगे तो ये जो इंड होगा ये वाला पोर्शन, यहाँ पे टेंशन बढ़ता जाएगा, यानी यहाँ पे सुपर कॉइलिंग बढ़ता जाएगा। तो इस सुपर कॉइलिंग को रिलीज कौन करेगा? सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए को रिलीज करता है, उसके टेंशन को रिलीज करता है डीएनए स्ट्रैंड, उसको कहते हैं स्ट्रैंड को रिलीज करता है टोपो आइसोमेरेज। कौन करता है? टोपो आइसोमेरेज, या उसी को कहते हैं डीएनए गाइडेज। क्या कहते हैं? टोपो आइसोमेरेज या डीएनए गाइडेज। तो सबसे पहले तो ओरिजिन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट पे हेलिकेज एंजाइम काम करता है और हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दो स्ट्रैंड्स के बीच, आपको पता है, वो उसको खोलने का काम करता है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जाता है तो ये जो डीएनए स्ट्रैंड है सर्कुलर मोड में वो हमको कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। जहां पे डीएनए हेलिकेज काम किया है वहां पे एक लार्ज बबल बन गया है, इसको बोलते हैं
क्या कहते हैं इसको? रेप्लिकेशन बबल। क्या कहते हैं इसको? रेप्लिकेशन बबल, रेप्लिकेशन बबल्स। क्योंकि प्रोकैरियोट में एक सिंगल बबल बनता है इसलिए इसको कहते हैं क्या? एक सिंगल बबल, रेप्लिकेशन बबल्स। अब आपको पता है कि ये अनवाइंड हो गया और इसमें न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा और इसमें न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। ये खुलता जाएगा। खोलने का जो काम कर रहा है, डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करने का काम कर रहा है, वो कौन है? डीएनए हेलिकेज। जब ये ओपन होता है तो यहाँ पे टेंशन बढ़ जाएगा, तो उस टेंशन को रिलीज करने का काम करेगा टोपोआइसोमेरेज। कौन काम करेगा? टोपोआइसोमेरेज काम करेगा, या किसी को बोलते हैं डीएनए काइनेज। ये डीएनए काइनेज दो नाम है ना, ये आपको सिर्फ प्रोकैरियोट में मिलेगा, यूकैरियोट में टोपोआइसोमेरेज ही मिलेगा। ये तो हुआ प्रोकैरियोट्स का बात। तो प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल रेप्लिकेशन बबल बनता है और इधर से रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है और एक इधर से रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है, यानी न्यू डीएनए स्ट्रैंड के चेन का सिंथेसिस शुरू हो जाता है। लेकिन सर अगर ये जो हमारा डीएनए है ये यूकैरियोटिक डीएनए होगा तो क्या होगा? आपको पता है कि जो डीएनए स्ट्रैंड यूकैरियोट्स में होता है वो 2.2 मीटर का होता है, काफी बड़ा डीएनए। अब इतने बड़े डीएनए में अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे और सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट्स, याद रखना प्रोकैरियोट्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है वो सिंगल होता है, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। लेकिन यूकैरियोटिक डीएनए में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट बनते हैं ये मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट बनते हैं। क्या? मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट बनते हैं, ठीक है। और ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट होते हैं वो 80 रीच साइड होते हैं। क्या होते हैं? 80 रीच, एडेनिन थाइमिन रीच साइड होते हैं। क्यों 80 रीच? क्योंकि आपको पता है ए और टी के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये कमजोर होता है, इसको तोड़ना आसान है, इसलिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट हमेशा 80 रीच साइड पे ही होगा, ठीक है। कहां होगा? 80 रीच एडेनिन थाइमिन रीच साइड पे ही होगा। तो यहां पे हेलिकेज काम करना शुरू कर देगा। मान लेते हैं ये एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट है, ये दूसरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट है और ये तीसरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट है। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि तीन क्या बनेंगे? रेप्लिकेशन बबल बनेंगे। क्या? 3 रेप्लिकेशन बबल बनेंगे, मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल बनेंगे। तो जिस तरह से एक रेप्लिकेशन बबल, दूसरा रेप्लिकेशन बबल और ये तीसरा रेप्लिकेशन बबल, इस तरह से बनेगा। तो मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल बने और इधर रेप्लिकेशन शुरू और इधर रेप्लिकेशन शुरू, ये अनवाइंड होता जाएगा और रेप्लिकेशन इसमें न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड बनता जाएगा और इसमें भी न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड बनता जाएगा। बहुत सारे मल्टीपल जो रेप्लिकेशन बबल्स बने हुए हैं, ये रेप्लिकेशन बबल्स क्या होते हैं? समय के साथ जब ये आगे बढ़ेंगे तो सारे रेप्लिकेशन बबल खुल जाएंगे और एक कॉमन डीएनए स्ट्रैंड, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड ओल्ड के ऊपर न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड बनके तैयार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ इस तरह से यूकैरियोट्स में होता है। तो आपको याद रखना है कि एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक डीएनए मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल्स बनते हैं और प्रोकैरियोट्स में सिंगल रेप्लिकेशन बबल्स बनते हैं। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिखाया गया है वो बस एक छोटा सा यहाँ का डायग्राम है। देखो ये रेप्लिकेशन बबल्स बड़ा सा और इसमें इधर डीएनए न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए का डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो रहा है और इधर न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो रहा है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम है छोटा सा, देखो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन बबल का एक छोटा सा पोर्शन दिखा, ये वाला, इस पोर्शन को एनसीईआरटी में आपको जूम करके दिखा दिया गया है। ये वाई शेप का हो रहा है, दिखा है अगर आपको वाई शेप का। तो ये वाई शेप का जो रेप्लिकेशन बबल का एक छोटा सा सेगमेंट है, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? रेप्लिकेशन फॉर्म। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्म। क्लियर है? तो इस रेप्लिकेशन फॉर्म को एनसीईआरटी ने दिखा के रखा है, तो हम इसको अभी जूम करके डिटेल में देखेंगे रेप्लिकेशन फॉर्म को और कैसे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ डीएनए फॉर्म पे ही समझ जाएंगे, इस रेप्लिकेशन फॉर्म पे ही समझ जाएंगे। क्लियर है? तो इस चीज को आप नोट डाउन करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है कि यूकैरियोट में मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल्स बनते हैं क्योंकि मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट वो पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा, इनिशिएट होगा।
जबकि प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट देखने को मिलता है। देखते हैं ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इस तरह से, और ये एक रेप्लिकेशन बबल्स, और एक छोटे से पॉइंट को इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। क्लियर है? इस रेप्लिकेशन फॉर्क को आपको समझा के रखता है, ये अपना एक रेप्लिकेशन फॉर्क वाई से, और आगे का पोर्शन भी अनवाइंडेड है जो एनसीईआरटी में जैसा लिया गया है ठीक वैसा ही हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे डीएनए का एक जो स्ट्रैंड है ये 5' to 3' है, और ये है 5' to 3' या 3' to 5'। तो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए के लिए, क्या अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए के लिए जो डीएनए अनवाइंड हो रहा है, अनवाइंडिंग यानी आपको पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने का काम कर रहा है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, हेलिकेज। कौन सा एंजाइम है भाई, हेलिकेज एंजाइम। याद रखेगा, डीएनए हेलिकेज। दो डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करने का काम करता है हेलिकेज। नेक्स्ट है कि सर ये जो दोनों स्ट्रैंड है ये सेपरेट हो रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों स्ट्रैंड बाद में जाके क्या हो जाए, अटैच हो जाए, फिर से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बना। तो इनको इधर से और इधर से पकड़ के खींच के रखना होगा, है ना, ताकि ये जो दोनों डीएनए स्ट्रैंड है ये फिर से इसका कॉइलिंग ना हो जाए। जब तक डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तब तक ये क्या रहे, सेपरेटेड रहे, डीएनए के स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड रहे। उसके लिए एक हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स का यूज करते हैं, और उस हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स का नाम है एसएसबी प्रोटीन। तो यहाँ पे हम लगा दिए एसएसबी प्रोटीन, और यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन, ये यहाँ पे लगा है एसएसबी प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन। क्यों, ये जो रिकॉइलिंग ऑफ डीएनए फिर से हो जाएगा, ठीक है, रिकॉइलिंग ऑफ डीएनए फिर से हो जाएगा। तो रिकॉइलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, क्या डीएनए स्ट्रैंड के रिकॉइलिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एसएसबी प्रोटीन। मतलब हम नहीं करते, हमारा सेल यूज करता है एसएसबी प्रोटीन, ठीक है, क्या एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, क्या बोलते हैं इसको, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। एक डीएनए के स्ट्रैंड को बाइंड करके रख दिया और दूसरे डीएनए स्ट्रैंड को बाइंड करके रख दिया, ताकि जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड था वो फिर से रिकॉइलिंग ना करे। क्लियर है, रिकॉइलिंग स्ट्रैंड का ना हो, डीएनए स्ट्रैंड का रिकॉइलिंग ना हो, इसके लिए एसएसबी प्रोटीन काम करते हैं। लेकिन आपको पता है कि सर ये तो इसको हम खोलते जा रहे हैं, डीएनए के स्ट्रैंड को अगर इसको हम खोलते जाएंगे तो इस यहाँ पे डीएनए के डबल स्ट्रैंड में और भी स्ट्रेन डेवलप होता जाएगा, है ना, और स्ट्रेन डेवलप होता जाएगा। इस चीज को आप समझेंगे यहां से। जैसे मान लेते हैं कि ये अपना डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, देखो ये डीएनए का दोनों स्ट्रैंड, ठीक है, तो डीएनए का ये डबल स्ट्रैंड है, तो मान लेते हैं ये कुछ डीएनए का डबल स्ट्रैंड, तो डीएनए ऐसे 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 इसमें बाइंड होता है। तो हेलिकेज तो खोलता जाएगा, इसको समझेंगे बात को, हेलिकेज इसको क्या करेगा, ओपन करता जाएगा, इसको ओपन करता जाएगा, ओपन करता जाएगा। लेकिन यहां पे सुपर स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, डीएनए पे यहाँ पे स्ट्रेन बढ़ता है, क्योंकि ये जब खुल रहा है, आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, ये खुल रहा है, तो ये जो पोर्शन है ये और इसका सुपर कॉइलिंग होता जा रहा है। तो जब ज्यादा सुपर कॉइलिंग हो जाएगा तो दिक्कत है, फिर से डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा समय आएगा कि इसको खोलेंगे तो ये खुलेगा ही। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन है डीएनए के डबल स्ट्रैंड में, जो स्ट्रेन डेवलप हो जा रहा है, जो टेंशन डेवलप हो जा रहा है, जो डीएनए का सुपर कॉइलिंग हो जा रहा है, इस सुपर कॉइलिंग को रिलीज करने का काम करता है, इस सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करने का काम करता है, यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करता है, और उस एंजाइम का नाम है टोपोआइसोमेरेज। क्या नाम है, टोपोआइसोमेरेज। क्या नाम है, टोपोआइसोमेरेज। क्लियर है, तो याद रखेंगे टोपोआइसोमेरेज ये टेंशन या स्ट्रेन रिलीज करता है।
क्या टोपो आइसोमेरेज स्ट्रेन रिलीज करने के लिए डीएनए के दोनों स्ट्रेन को कट करता है? जस्ट देखें, ये टेंशन रिलीज हो रहा है, तो ये टेंशन रिलीज हो रहा है, तो इस टेंशन को रिलीज करने के लिए क्या टोपो आइसोमेरेज दोनों ही स्ट्रेन को कट करता है? नहीं। अगर दोनों स्ट्रेन को कट कर देंगे तो ये पता नहीं कहां पे चला जाएगा, इसलिए टोपो आइसोमेरेज इस दोनों डीएनए के स्ट्रेन में से सिर्फ एक डीएनए स्ट्रेन को कट करता है। तो आपको पता है जैसे ही एक स्ट्रेन कट होगा तो जो स्ट्रेन डेवलप था ये कुछ समय के लिए ऐसे 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 खुल जाएगा, ऐसा समझे, और डीएनए फिर जो कटा था उसको ये जोड़ भी देगा। इसको निकिंग एंजाइम कहते हैं टोपो आइसोमेरेज को। एक स्ट्रेन को काटता है तो जब एक स्ट्रेन जो कटा हुआ रहता है वो आराम से टेंशन रिलीज हो जाएगा और फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद यही टोपो आइसोमेरेज उसको क्या करेगा, जोड़ देने का काम करता है। इसको निकिंग एंजाइम कहते हैं। टोपो आइसोमेरेज डीएनए में स्ट्रेन्स को रिलीज करता है और सबसे पहले ये डीएनए स्ट्रेन को काटता है, सिंगल डीएनए स्ट्रेन को क्या करेगा, काटेगा, उसके बाद टोपो आइसोमेरेज जोड़ भी देगा। इसको कहते हैं निकिंग एंजाइम। क्या कहते हैं? निकिंग एंजाइम। तो अब अपने पास एसएसबी प्रोटीन्स दोनों स्ट्रेन को सेपरेटेड रखे हुए हैं, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बनाने नहीं दे रहा है। डीएनए स्ट्रेन के अनबाइंडिंग के लिए जो एंजाइम रिस्पांसिबल था वो था डीएनए हेलिकेज, और डीएनए स्ट्रेन को जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसमें स्ट्रेन को सुपर कॉइलिंग को जो प्रिवेंट करने का काम कर रहा है वो है टोपो आइसोमेरेज। क्या है? टोपो आइसोमेरेज। ठीक है, तो इस तरह से एक रेप्लिकेशन फॉर्म में हम देखेंगे अब डीएनए रेप्लिकेशन। तो टोपो आइसोमेरेज यहाँ पे काम कर रहा है स्ट्रेन को, क्या डीएनए में जो स्ट्रेन डेवलप हो जा रहा है, जो सुपर कॉइलिंग डेवलप हो जा रहा है उसको रोकने के लिए। क्या डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड है अगर ये सेपरेट हो गया तो क्या डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा? डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा? नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन शुरू नहीं होगा। तो क्या चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन को शुरू करने के लिए? क्या डीएनए रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए क्या चाहिए? डीएनए रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए क्या चाहिए? तो डीएनए रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए चाहिए आरएनए प्राइमर। क्या चाहिए? आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर पे ही डीएनए रेप्लिकेशन होगा, यानी न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। आरएनए प्राइमर को सेल में बनाता है प्राइमेज एंजाइम। कौन बनाता है? प्राइमेज एंजाइम। कौन बनाता है? प्राइमेज एंजाइम या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, ये जो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो जा रहा है तो सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड आरएनए की तरह एक्ट करता है, इसलिए अब इस पे डीएनए पॉलीमरेज करे और डीएनए का नया चेन सिंथेसाइज हो, इसके लिए क्या चाहिए? आरएनए प्राइमर चाहिए। क्या चाहिए? आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर्स का फॉर्मेशन आपको याद रखना है। आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन जब भी होगा, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन तो 5' to 3' डायरेक्शन में कब होगा? 5' to 3' डायरेक्शन में जब भी। तो यहां पे आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हो गया। डीएनए का चेन आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर को कौन बनाता है? प्राइमेज एंजाइम या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और आरएनए प्राइमर जब भी सिंथेसाइज होगा तो 5' to 3' डायरेक्शन में सिंथेसाइज होगा। तो आपको पता चल रहा है कि यहां पे 3' कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसका अपोजिट 5' to 3' आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज हो गया। लेकिन यहां पे सिंथेसाइज कैसे होगा? ये तो 5' है, तो इधर तो सिंथेसाइज होगा नहीं। 5' to 3' आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन इस डायरेक्शन में तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां पे आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होता है कभी भी कहीं भी 5' to 3' डायरेक्शन में। कैसे होता है? 5' to 3'। तो यहां पे आरएनए प्राइमर ऐसे बनेगा 5' to 3' डायरेक्शन, 5' to 3' डायरेक्शन। ऑरेंज कलर का जो भी बनाएंगे वो क्या होगा? अपना आरएनए प्राइमर होगा। 5' to 3' डायरेक्शन में आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हो गया। जब प्राइमर आ गया तो अब डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट होगा। क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट होगा, यानी ये जो टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड है, इस टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड पे न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड फॉर्म होगी। क्या? न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड फॉर्म होंगे, और ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड फॉर्म होते हैं उसको बनाने वाला जो एंजाइम होता है, जो मेन एंजाइम होता है डीएनए को बनाने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स के हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज बहुत टाइप्स के हैं, मोर देन 5। ठीक है,
लेकिन अभी भी अपने बुक में 5 ही चल रहा है, लेकिन इस पे अभी भी वर्क हो रहा है कि एक्चुअल में डीएनए एप्लीकेशन के लिए यूकैरियोट्स में कितने एंजाइम्स हैं, डीएनए पॉलीमरेज है, और पता चल रहा है मोर देन 11। ठीक है, लेकिन क्या है उस पे डाटा पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान रखना है प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स के, डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 और मोर देन 3 डीएनए पॉलीमरेज है यूकैरियोट्स में, इतना याद रखना है सिंपल। ये डीएनए पॉलीमरेज जब भी काम करेगा तो आरएनए प्राइमर पे काम करेगा, किस पे काम करेगा, आरएनए प्राइमर पे काम करेगा, और आरएनए प्राइमर जब भी बनेगा तो 5' to 3' डायरेक्शन में बनेगा। बात को समझना, अगर डीएनए टेम्पलेट 5' to 3' डायरेक्शन है तो इधर से डीएनए प्राइमर बनेगा 5' to 3' डायरेक्शन में, और अगर डीएनए स्ट्रैंड 3' to 5' डायरेक्शन है तो हम बोल सकते हैं ना सर कि यहाँ पे आरएनए प्राइमर बनेगा 5' to 3' डायरेक्शन, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इस तरह से नहीं, यहाँ पे नहीं बनेगा, यहीं पे बनेगा 5' to 3' डायरेक्शन में आरएनए प्राइमर। क्यों? क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, डीएनए पॉलीमरेज, अच्छा डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स के, डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3, तो मेनली जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, क्या डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये मेन रेप्लिकेशन एंजाइम, बात को समझेंगे, लिखेंगे कॉपी गेट पे, डीएनए पॉलीमरेज 3 ये मेन इंपॉर्टेंट पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पांसिबल है। कौन? डीएनए पॉलीमरेज 3, कौन? डीएनए पॉलीमरेज 3, राइट। तो देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है ना, तो वो जैसे रेल का चक्का होता है, ऐसे इस तरह से, यहां से एक डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पे और दूसरा डीएनए पॉलीमरेज 3 का यूनिट यहाँ पे, तो दोनों एक साथ बनाएगा, डीएनए न्यूक्लिक सिंथेसाइज डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। तो आपको पता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो जब भी काम करता है तो आरएनए प्राइमर्स पे ही काम करता है, और आरएनए प्राइमर 5' to 3' डायरेक्शन में बनता है। तो यहाँ पे तो आसान है, यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज 3, यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज 3 न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए को बनाएगा वो 3' to 5' डायरेक्शन में बना देगा। क्या मतलब यहां से 5' to 3' डायरेक्शन में बना देगा, या 3' to 5' डायरेक्शन में बना रहा है। मतलब ये जो डीएनए पॉलीमराइज कर रहा है, ये यहाँ पे फिर डीएनए पॉलीमरेज का 5' जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए उसका 5' और यहाँ पे 3' न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए का, और ये 5' आरएनए पॉलीमरेज के आरएनए प्राइमर के 3' टर्मिनल से बाइंड हो जाएगा और कंटीन्यूअस सिंथेसाइज फॉर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 3' to 5' टेम्पलेट है उस पे जो डीएनए पॉलीमरेज चल रहा है वो साथ ही साथ चल रहा है, तो इधर तो कंटीन्यूअस स्ट्रैंड बन जाएगा, लेकिन इधर सबसे पहले एक छोटा सा सेगमेंट बनेगा डीएनए न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए का छोटा सेगमेंट, फिर इधर अपना प्राइमर बन चुका होगा, छोटा सा प्राइमर बन जाएगा, और इस प्राइमर पे 5' to 3' इन पे प्राइमर, और फिर 3' इन से नया डीएनए पॉलीमरेज न्यू डीएनए स्ट्रैंड को बनाएगा। फिर इधर प्राइमर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इस प्राइमर पे डीएनए पॉलीमरेज ये 5' to 3' प्राइमर, और फिर 3' प्राइमर पे 3' इन ऑफ प्राइमर स्टेप डीएनए पॉलीमरेज छोटा सा सेगमेंट डीएनए का फिर से बनाएगा। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, यानी जो स्ट्रैंड 5' to 3' स्ट्रैंड है उस पे डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है तो कंटीन्यूअस मैनर में होता है, और जो टेम्पलेट 3' to 5' टेम्पलेट है उस पे डीएनए का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो सेगमेंट में हो रहा है। क्या हो रहा है? वो सेगमेंट में हो रहा है, डिसकंटीन्यूअस मैनर में हो रहा है। ये जो डिसकंटीन्यूअस सेगमेंट है ना डीएनए का, इसी डिसकंटीन्यूअस सेगमेंट को कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। क्या कहते हैं? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। अगर कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आपको अपने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है, ये इंटरैक्टिव क्लास है, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन होना चाहिए, तो इंटरेक्शन हम अपने कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होगा थोड़ा सा भी तो जरूर आप इंटरेक्ट करेंगे अपने डाउट सेक्शन में और इस चीज को रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट यानी 3' to 5' टेम्पलेट इन पे डिसकंटीन्यूअस डीएनए सिंथेसिस होता है और 5' to 3' टेम्पलेट पे कंटीन्यूअस डीएनए सिंथेसिस होता है। कंटीन्यूअस डीएनए सिंथेसिस को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। और डिसकंटीन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं?
लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड, एक बार फिर से लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड, तो ये याद रखना है। अब बात आता है ये जो डीएनए न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कर रहा है, कौन कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कर रहा है, कौन सा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ये जो न्यूक्लियोटाइड को लाके जोड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड को लाके जोड़ता है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ रहा है डीएनए स्ट्रैंड पे, ये न्यूक्लियोटाइड एनर्जी कहां से लाता है? क्या एनर्जी कहां से लाता है? तो आपको पता होना चाहिए जो भी न्यूक्लियोटाइड आते हैं वो ट्राइफॉस्फेट के रूप में आते हैं, जैसे डिऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सी गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड डिऑक्सी थाइमीन ट्राइफॉस्फेट। तो एक न्यूक्लियोटाइड आता है जिसको जोड़ने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज, वो किस फॉर्म में आता है? डिऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो सबस्ट्रेट है डिऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये तो सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता ही नहीं, ये जुड़ गया है नहीं, लेकिन जो ट्राइफॉस्फेट है तो दो टर्मिनल फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड रिलीज होता है, इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। क्या कहते हैं? पायरोफॉस्फेट। ये जो पायरोफॉस्फेट है ये जब रिलीज होता है तो ये एनर्जी ऑब्टेन करता है, इसका क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी रिलीज हुआ और एडेनिन जुड़ गया। नेक्स्ट थाइमीन आया इसी तरह से, तो डिऑक्सी थाइमीन ट्राइफॉस्फेट आया, तो थाइमीन आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा और दो फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड जो है ना रिलीज हो जाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। इसी तरह से डीएनए पॉलीमरेज न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए को जोड़ता है। तो आपको याद रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज 5' to 3' डायरेक्शन में काम करता है। किस डायरेक्शन में काम करता है? 5' to 3' डायरेक्शन में काम करता है। ये भी आपको याद रखना है कि जब भी आरएनए प्राइमर्स बनेगा तो वो 5' to 3' डायरेक्शन में बनेगा। क्या? 5' to 3' डायरेक्शन में बनेगा। ये याद रखना है कि 5' to 3' टेम्पलेट स्ट्रैंड पे कंटीन्यूअस मैनर में डीएनए सिंथेसिस होता है और 3' to 5' टेम्पलेट पे डिसकंटीन्यूअस मैनर पे डीएनए सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो डायग्राम को यहां तक नोट आउट करेंगे। एंजाइम इंपॉर्टेंट है, डीएनए हेलिकेज, टोपोआइसोमेरेज, रेप्लिकेशन फॉर्क, फिर एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन का फंक्शन इंपॉर्टेंट है। एसएसबी प्रोटीन को हम कहते हैं हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन का काम है ये रिकॉइलिंग को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप अच्छे से सुनेंगे और आपको इस चीज को अपने नोट्स से मेंशन करना है, नोट्स से अपना सेल्फ नोट्स बनाना है, क्योंकि अगर इस चीज को हम बोर्ड्स पे लिखने लगेंगे तो बहुत काफी लंबा समय लग जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज का। डीएनए पॉलीमरेज सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हैं कोरेनबर्ग। कौन है? कोरेनबर्ग, 1957 में। डीएनए पॉलीमरेज तीन तरह का होता है। डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में 5 टाइप्स के होते हैं। बस आपको 5 टाइप्स याद रखना है। हालांकि रिसेंटली वो 11 टाइप्स के हैं, लेकिन वहां पे नहीं जाना है, रिसेंट डाटा पे, ओल्ड डाटा से ही अपना काम चलाएंगे। 5 टाइप्स के होते हैं। मेडिकल कॉलेज में जब आप जाएंगे तो पढ़ेंगे वहां पे डीएनए पॉलीमरेज 11 टाइप्स के होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को कोरेनबर्ग डिस्कवर किए थे, इसलिए इसको कोरेनबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। ये एक्सोन्यूक्लियस की तरह काम करता है, ये प्रूफ रीडिंग करने का काम करता है। मतलब आप जरा इमेजिनेशन कीजिए, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ये लैगिंग स्ट्रैंड बना दिया, लेकिन इस लैगिंग स्ट्रैंड में डीएनए का सेगमेंट और फिर मतलब आरएनए प्राइमर डीएनए का स्ट्रैंड। तो आरएनए प्राइमर सर ये तो डीएनए का पार्ट नहीं है, इसको रिमूव करना होगा। बिल्कुल इसको रिमूव करना होगा, और इसको रिमूव करने का काम करता है कौन? डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 आरएनए प्राइमर्स को तो रिमूव करता ही है, यहां से भी आरएनए प्राइमर को रिमूव कर देता है। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बनेगा डीएनए का, उसको भी ये सिंथेसाइज कर देता है कौन? आरएनए पॉलीमरेज 1। इसलिए आरएनए पॉलीमरेज 1 को रिपेयर एंजाइम, डीएनए रिपेयर एंजाइम या डीएनए प्रूफ रीडिंग एंजाइम्स भी कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 2 का कोई फिक्स फंक्शन पता नहीं है, और ऐसा माना जाता है कि डीएनए पॉलीमरेज 1 के एब्सेंस में डीएनए पॉलीमरेज 1 के एब्सेंस में डीएनए पॉलीमरेज 2 काम करता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3 पे। डीएनए पॉलीमरेज 3 आपको पता है मेन डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम है, इसलिए इसको रेप्लिकेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्लिकेज भी कहते हैं। जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है टेम्पलेट डीएनए पे, वो अगर सिंथेसिस हो रहा है न्यू डीएनए स्ट्रैंड का, वो किसके कारण हो रहा है?
डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के कारण होता है। क्लियर है? ये 7 पॉलीपेप्टाइड्स का बना हुआ एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। आपको बस याद रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन थर्ड। यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं ना वो 5 टाइप्स के होते हैं। अल्फा डीएनए पॉलीमरेज, बीटा डीएनए पॉलीमरेज, गामा डीएनए पॉलीमरेज, डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज एंड सिग्मा डीएनए पॉलीमरेज। सबका अलग अलग फंक्शन है। जैसे सिग्मा डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन है प्रूफ रीडिंग, डेल्टा का फंक्शन है लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करना, गामा का फंक्शन है क्या साइटोप्लाज्मिक डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होना, और बीटा डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन है डीएनए रिपेयर का काम करना, और अल्फा डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन है लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करना। इसका लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करना। क्लियर? तो डीएनए का जो प्रोसेस है, अगर ये प्रोसेस चल गया यानी यहाँ पे ओल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड पे न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड आ गया और ओल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड पे न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड आ गया, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये है अपना ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड जो टेम्पलेट की तरह काम करता था, और हम येलो कलर से आपको दिखा रहे हैं न्यूली सिंथेसाइज्ड क्या डीएनए स्ट्रैंड। आपको बस याद रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज 5' to 3' डायरेक्शन में काम करता है, यहाँ पे भी 5' to 3' डायरेक्शन में ही काम करता है। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज जब भी न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड को बनाएगा तो 5' to 3' डायरेक्शन में ही बनाएगा। आरएनए प्राइमर 5' to 3' डायरेक्शन में बाइंड होता है, 5' to 3' डायरेक्शन में बाइंड होता है। ये आपको याद रखना है। एसएसबी प्रोटीन्स ध्यान में रखेंगे, हेलिकेज याद रखेंगे, टोपोआइसोमेरेज याद रखेंगे, और ये जो छोटे छोटे स्मॉल लैगिंग स्ट्रैंड है ना ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, इस ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। कौन करता है? डीएनए लाइगेज करता है। कौन करता है? डीएनए लाइगेज करता है। ठीक है? और आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन कुछ मिनट्स लगते हैं, है ना, और ई कोलाई में 18 मिनट लगता है, एनसीईआरटी का डाटा है, और यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ घंटे लगते हैं। ठीक है? ये आपको पॉइंट याद रखना है। डीएनए रेप्लिकेशन को इस डायग्राम के हेल्प से हम एक्सप्लेन कर दिए। अब आपको इस डायग्राम के साथ हैंड रिटन नोट्स का हेल्प लेना है और कंप्लीट नोट्स बनाना है। उस नोट्स में अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नया है, कुछ छूट रहा है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, वहां पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। ये पूरा है डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। अगले क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन हमको देखना है, तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जेनेटिक कोड का जरूरत पड़ेगा, वो सब हम देख के क्लास को आगे बढ़ाएंगे।